क्लास 7th Geography चैप्टर नंबर 3 आर चेंजिंग अर्थ। जो हमारी अर्थ की सरफेस पे बदलाव आते हैं और क्यों आते हैं, ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। द लिथोस्फीयर इज ब्रोकन इनटू नंबर ऑफ प्लेट्स known as lithospheric plates. Now लिथो यानी क्या? अर्थ, क्रस्ट, जमीन को हम लिथोस्फीयर, क्योंकि हमारी अर्थ पूरी गोल है, एक स्फीयर है, इसलिए हम उसको बोलते हैं लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर इज ब्रोकन इनटू नंबर ऑफ प्लेट्स। लिथोस्फीयर छोटी छोटी प्लेट्स में टूटी हुई है, जिनको हम लिथोस्फेरिक प्लेट्स बोलते हैं। हमारे बुक के इसी चैप्टर के आखिरी में इसकी डेफिनेशन दी हुई है। द अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लार्ज एंड स्मॉल रिजिड irregularly shaped plates which carry continents and the ocean floor. लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती क्या हैं? ये अर्थ क्रस्ट है। मैंने लास्ट चैप्टर में ही बताया था अर्थ क्रस्ट क्या होता है। जो अर्थ का ऊपरी सरफेस होता है उसको बोलते हैं क्रस्ट, पहली लेयर अर्थ की। उसमें बहुत छोटे बड़े रिजिड यानी जिसको हम हिला ना सकें, बहुत कड़क, जैसे माउंटेन, प्लेटू, ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये इनका शेप इरेगुलर होता है, इरेगुलरली शेप्ड प्लेट्स जैसे होते हैं बड़े बड़े, जो कि कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशियनिक फ्लोर को कैरी करते हैं। अर्थ का क्रस्ट का ये वो हिस्सा है जो कि लार्ज और स्मॉल रिजिड इरेगुलरली शेप्ड प्लेट्स में बना हुआ है, जो कि कॉन्टिनेंट्स यानी ज़मीन और समुद्र दोनों को कैरी करते हैं। हमारे ज़मीन के अंदर प्लेट्स बनी हुई हैं, बहुत 6-7 प्लेट्स हैं। उनके मूवमेंट्स की वजह से बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। जैसे अगर 2 प्लेट्स आपस में हट जाएं, सरक जाएं, जिसको अगर मैं ये बोलूँगी कि ये एक प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है, ये दोनों प्लेट्स जो हैं आपस में मिली हुई हैं। बिकॉज ऑफ सम रीज़न थोड़ा सा अगर वो ऐसे हिल जाती हैं तो बीच में एक जगह बन जाती है, या फिर प्लेट्स अगर एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं तो माउंटेन्स बन जाते हैं। इसी तरीके से अर्थ के मूवमेंट भी, जैसे अर्थक्वेक आना, वोल्केनो आना, ये सब इन्हीं प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से होता है। हमारी ज़मीन जो है कुछ प्लेट्स पे खड़ी है। यही प्लेट्स जो है पूरी ज़मीन को, समुद्र को कैरी करते हैं। इन प्लेट्स के मूवमेंट से बहुत सारी नेचुरल एक्टिविटीज़ भी होती है। द लिथोस्फीयर इज़ ब्रोकन इनटू नंबर ऑफ प्लेट्स known as lithospheric plates. ये है क्वेश्चन नंबर 1। What is lithospheric plates? Now second, हमारा सेकंड क्वेश्चन होगा कि लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव अराउंड वेरी स्लोली, गिव रीज़न। जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं वो बहुत स्लो मूव करती हैं। उनका मूवमेंट इतना स्लो होता है कि बिल्कुल फ्यू मिलीमीटर्स एवरी ईयर, हर साल में कुछ मिलीमीटर्स मूव करती हैं। क्यों? क्योंकि ये जो मूवमेंट होता है, दिस इज़ बिकॉज द मूवमेंट ऑफ द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। तो यहाँ पे मोल्टन मैग्मा समझना ज़रूरी है। जब वोल्केनो इरप्ट होते हैं, जब वोल्केनो फटते हैं, जब ज्वालामुखी फटते हैं, तो उसमें से बहुत गर्म मटेरियल निकलता है। जब तक कि वो ज़मीन के अंदर रहता है उसको मोल्टन मैग्मा बोला जाता है। वो ज़मीन के बाहर जब आ जाता है तो हम उसको लावा बोलते हैं। ज़मीन के अंदर ये जो मोल्टन मैग्मा है वो लिक्विड है, बहुत तेज़ गर्म है, जिसकी वजह से उसका मूवमेंट होता रहता है ज़मीन के अंदर। ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से ये लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव करती हैं। द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन अ सर्कुलर मैनर। हमारी अर्थ एक सर्कुलर है, गोला है, स्फीयर है। उसी तरीके से मोल्टन मैग्मा भी इस सर्कुलर सरफेस पे गोल गोल घूमता रहता है, स्लो मूवमेंट रहता है उसका,
उस मोमेंट की वजह से वो प्लेट्स का भी थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है, एंड दैट मूवमेंट इज क्वाइट स्लो. नाउ द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स कॉजेज द चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. इस मूवमेंट की वजह से क्या होता है, सरफेस ऑफ द अर्थ भी मूव करता है. अब हमने इन मूवमेंट्स को, इन फोर्सेस को, जिसकी वजह से अर्थ की प्लेट्स हिलती हैं, उसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है, दो टाइप में डिवाइड किया है. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में हमेशा आता है. व्हाट आर एंडोजेनिक फोर्सेस एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस. इसका दूसरा टाइप का क्वेश्चन होता है डिफरेंशिएट बिटवीन एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस. द फोर्सेस विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. एंडो का मतलब होता है अंदर, एंडोजेनिक यानी ज़मीन के अंदर, जेनिक यानी पैदा होने वाले फोर्स को एंडोजेनिक फोर्स बोला जाता है. द फोर्स विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जो फोर्स ज़मीन के अंदर एक्ट करता है उसको एंडोजेनिक फोर्स बोलते हैं. एंड द फोर्स दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, उसको एक्सोजेनिक फोर्स बोला जाता है. नाउ अर्थ मूवमेंट्स. अर्थ मूवमेंट्स क्या होते हैं, एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक. एंडोजेनिक का मतलब होता है जो मैग्मा ज़मीन के अंदर है उसके मूवमेंट की वजह से और ज़मीन के अंदर के बाकी फोर्सेस की वजह से जो उसके ऊपर प्लेट्स रखी हुई हैं वो कभी थोड़ा सा हिल जाती हैं. तो वो जो प्लेट्स हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट्स के हिलने की वजह से ऊपर की ज़मीन भी हिल जाती है, तो इसको बोलते हैं एंडोजेनिक फोर्स. एंडोजेनिक फोर्स में कुछ फोर्सेस का क्लासिफिकेशन है, ब्रैकेट में दिया है पूरा. सडन फोर्स, जो अचानक ही कभी फोर्स हो जाता है, जैसे उसकी वजह से क्या होता है, अर्थक्वेक आते हैं, वोल्केनोस इरप्ट होते हैं, और लैंडस्लाइड यानी पहाड़ों से ज़मीन नीचे गिर जाती है. और डायस्ट्रोफिक फोर्सेस भी होते हैं जिसकी वजह से ज़मीन के अलग अलग स्ट्रक्चर्स जैसे माउंटेन्स का बनना या फिर कुछ ऐसे ज़मीन के आउटर स्ट्रक्चर में जिसकी वजह से बदलाव आता है उसको डायस्ट्रोफिक फोर्सेस बोलते हैं. जैसे हमने बहुत सारी बिल्डिंग्स माउंटेन पे खड़ी कर दी, कहीं से एक जगह पे हम बहुत कुछ हैवी लोड रख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिससे ज़मीन का मूवमेंट होता है, ज़मीन के स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है. हम कई गड्ढे को कचरे से भर दिया बहुत बड़े, हमने कहीं गार्डन्स बनाए, कुछ भी हमारी एक्टिविटीज़, कोई भी एक्टिविटी की वजह से जब ज़मीन का आउटर स्ट्रक्चर, उसका फॉर्म चेंज होता है उसको डायस्ट्रोफिक फोर्सेस बोला जाता है. माउंटेन्स का अचानक बन जाना, जैसे ब्लॉक माउंटेन्स का बनना, ये सब भी उसी के एग्जाम्पल हैं. एक्सोजेनिक फोर्सेस यानी इरोजनल एंड डिपोजिशनल वर्क. इरोजन और डिपोजिशन आगे हम पूरा पढ़ेंगे. इरोजन और डिपोजिशन रिवर, विंड, सी वेव्स और ग्लेशियर्स की वजह से होता है. इसको शॉर्ट में मैं बता देती हूँ. इरोजन का मतलब होता है ज़मीन टूटना. डिपोजिशन यानी नदियाँ जैसे अपने साथ बहुत सब कुछ लाती है, वो एक जगह पे जमा करके अलग अलग स्ट्रक्चर्स बना देती हैं, उसको बोलते हैं डिपोजिशनल वर्क. यानी कहीं पे कुछ बन जाना, इरोजन यानी कहीं से कुछ टूट जाना. नाउ एंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मूवमेंट्स, एट द अदर टाइम्स प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट्स. एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से कभी फास्ट मूवमेंट होता है, अचानक ही अर्थक्वेक आ जाता है, अचानक ही वोल्केनो फट उठते हैं, और कभी कभी बहुत स्लो मूवमेंट होते हैं. जैसे अभी हम देख रहे हैं हिमाचल के साइड में, मनाली के साइड दरारें आ रही है दीवारों पे, वो स्लो मूवमेंट ऑफ एंडोजेनिक फोर्सेस है जिसकी वजह से छोटी छोटी चेंजेस आते हैं. सडन मूवमेंट्स लाइक अर्थक्वेक एंड वोल्केनो, जिसकी वजह से मास डिस्ट्रक्शन होता है सरफेस पे, यानी बहुत नुकसान होता है इन सडन रिस्पॉन्सेस, इन सडन फोर्सेस की वजह से. A volcano is a vent or the opening in the earth crust through which the molten material erupts suddenly. Volcano का मतलब होता है ज्वालामुखी. वो एक ओपनिंग, वो ज्वालामुखी क्या होता है, एक वेंट होता है, एक छेद होता है, ओपनिंग होती है जहाँ ज़मीन के सरफेस पे, इन द अर्थ क्रस्ट, एक होल हो जाना ज़मीन के सरफेस पे, जिसमें से मोल्टन मैग्मा जोर से बाहर निकले. इरप्ट सडनली यानी जोर से बाहर निकले. जैसे मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये एक माउंटेन है. इस माउंटेन पे
ये छेद, ये नीचे जो है ये मेंटल है। ये जब ऐसे ऊपर इरप्ट होके आता है इसको बोलते हैं मैग्मा। ये जो मैग्मा है ऊपर से ऐसे इरप्ट होके जब ये बाहर आ गया यहाँ पे, इसको बोला जाता है लावा। ये जो यहाँ पे बह रहा है दैट इज़ लावा। इन छेद से, इधर से जो भी आ रहा है दैट इज़ नोन एज लावा। देखो यहाँ से ये छेद से ऐसे निकल के ऐसे लावा है, वेंट है, दीज आर द ओपनिंग। ये जो ऊपर सबसे बड़ा वेंट होता है उसको बोलते हैं क्रैटर। इस क्रैटर से पहले गैसेस और एशेस बाहर निकलते हैं और बाद में लावा बाहर निकलता है। ये है अर्थ क्रस्ट। ये लावा निकलता जा रहा है ऐसे और इस तरीके से यहाँ पे जमा होता जाता है और वोल्केनो से बने हुए प्लेसेस बन जाते हैं। तो ये जो हमने डायग्राम बताया, ये जो हमने पूरा बताया, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे क्वेश्चन आता है, विद द हेल्प ऑफ ए वेल डेवलप्ड डायग्राम एक्सप्लेन द वोल्केनो। नाउ एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस के बारे में पहले हम बात कर लेंगे। तो ये है एंडोजेनिक। इंडो मीन्स इनसाइड, एक्सो मीन्स आउटसाइड, जेनिक मतलब ओरिजिन। जिन चीज़ों का ओरिजिन ज़मीन के अंदर से है उसको बोलते हैं इंडोजेनिक फोर्सेस। जिन फोर्सेस का ओरिजिन ज़मीन के सरफेस से है उसको बोलते हैं एक्सोजेनिक ओरिजिन्स। ना इसको अभी हम आगे पढ़ेंगे। सिमिलरली व्हेन द लिथोस्फीयर प्लेट्स मूव द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट। जैसे ही लिथोस्फीयर यानी जिन प्लेट्स पे हमारी ज़मीन खड़ी है, अब सडनली अगर वो प्लेट्स मूव होने लगें तो नेचुरली हमारी ज़मीन भी वाइब्रेट होने लगेगी, हमारी ज़मीन भी मूव होने लगेगी। नाउ द वाइब्रेशन कैन ट्रैवल ऑल अराउंड द अर्थ। ये जो वाइब्रेशंस हैं ये पूरी अर्थ पे मूव कर सकती हैं और इन्हीं वाइब्रेशंस की वजह से जो ज़मीन शेक करने लगती है, हिलने लगती है, उसको बोलते हैं अर्थक्वेक। अर्थक्वेक जिस जगह से ओरिजिन होता है, इस डायग्राम को हम समझेंगे। अर्थक्वेक जिस जगह से ओरिजिन होता है उस जगह को फोकस बोला जाता है। जिस जगह पे एक्चुअल वाइब्रेशन हुआ है उस जगह को फोकस बोला जाता है। फोकस, दिस इज़ वेयर द अर्थक्वेक अकर्स। पर यह ज़मीन के हिलने से पूरी वाइब्रेशंस ऐसे हर डायरेक्शन में मूव करती है। तो जहाँ जहाँ ये वाइब्रेशंस मूव होंगे वहाँ वहाँ अर्थ शेक करेगी या अर्थ जो है वो हिल जाएगी। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट्स। क्रस्ट में जिस जगह से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है उसको फोकस बोलते हैं और उसी पॉइंट के अगर ऊपर सरफेस पे हम आ गए तो उसको एपीसेंटर बोला जाता है। यानी फोकस ज़मीन के अंदर को बोला जाता है, उसके अपर सरफेस को एपीसेंटर बोला जाता है। ये एपीसेंटर्स और वाइब्रेशन ट्रैवल आउटवर्ड्स, वाइब्रेशन एपीसेंटर से वेव्स के फॉर्म में बाहर निकलते हैं। ग्रेटर डैमेज इज़ यूजुअली जो होता है वो एपीसेंटर के पास होता है एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीजेस अवे फ्रॉम द सेंटर। जैसे जैसे हम अर्थक्वेक के एपीसेंटर से दूर जाएंगे उतना अर्थक्वेक का जो असर है वो कम होता जाएगा, उसकी जो स्ट्रेंथ है अर्थक्वेक की वो ताकत कम होते जाएगी। यहाँ पे कई क्वेश्चंस बनते हैं। कोई एक, व्हाट आर अर्थक्वेक्स। व्हाट आर अर्थक्वेक्स का आंसर होगा व्हेन द लिथोस्फीयर प्लेट्स मूव द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट्स। The vibrations can travel all around the earth and these vibrations are called earthquake. Second question बनता है, what is focus? The place in the crust where the movement starts is called focus. Third बनता है, what is epicenter? The place on the surface above the focus is called the epicenter. और नीचे ये जो एक लाइन है उसमें हमारा 1 मार्कर बनते हैं कुछ कि स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक इंक्रीज आर डिक्रीज इफ वी मूव अवे फ्रॉम द अर्थ। आंसर इज इट डिक्रीज एज वी मूव अवे फ्रॉम द अर्थ। नाउ नेक्स्ट बनता है हमारा क्वेश्चन, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव्स आर देयर। नाउ ये वाला पॉइंट जो था, द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीजेस अवे फ्रॉम द सेंटर। एज हम सेंटर से दूर जाएंगे स्ट्रेंथ ऑफ अर्थक्वेक डिक्रीज होएगा, उसकी ताकत कम होएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव्स आर देयर।
There are three types of earthquake waves: P wave और longitudinal wave, ब्लू बॉक्स में दिया हुआ है, S wave और transverse waves, and L wave और the surface wave। ये इसका आंसर होगा। Although earthquakes cannot be predicted, earthquake कब आएगा ये हम पहले प्री अज्यूम नहीं कर सकते, पहले पता नहीं लगा सकते। The impact can certainly be minimized if we are prepared beforehand। अगर हम पहले से ही प्रिपरेशन रखें तो इसका इम्पैक्ट कम हो सकता है। Some common earthquake prediction methods adopted locally by the people including studying the animal behavior. Fishes in the pond get agitated. The snakes come to the surface। लेकिन अर्थक्वेक का बताने के लिए हमारे पास ऐसा कोई साइंटिफिक मेथड नहीं है, लेकिन उसके प्रेडिक्शन का कुछ जानवरों के बिहेवियर से पता पड़ता है। जैसे फिशेस जो होती हैं पॉन्ड में, वो एकदम से वो बेचैन हो जाती हैं, बहुत तड़पने लगती हैं, बहुत एजिटेट हो जाती हैं। सांप अपने घरों से बाहर निकल आते हैं। इस तरीके के कई बिहेवियर से कई बार अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट किया गया है। यहाँ पे अर्थक्वेक जो भुज में आया था उसके बारे में बताया गया है। अभी हम जाएंगे ब्लू बॉक्स पे। एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड विथ अ मशीन कॉल्ड सिस्मोग्राफ। व्हाट इज सिस्मोग्राफ और नेम द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर द अर्थक्वेक। तो आंसर इज सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ एक मशीन है जो अर्थक्वेक मेज़र करने में मदद करता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द रिक्टर स्केल। जैसे डिस्टेंस को हम मीटर में मेज़र करते हैं, वेट को हम केजी में मेज़र करते हैं, मास को, उसी तरीके से हम लोग अर्थक्वेक को कैसे मेज़र करेंगे, मैग्नीट्यूड यानी उसकी वैल्यू हम कैसे पता लगाएंगे, उसकी क्या स्केल है, उस स्केल को बोलते हैं रिक्टर स्केल। अगर अर्थक्वेक 2 या लेस मैग्नीट्यूड वाला है तो वो ज़्यादा डैमेज नहीं करेगा। एंड अर्थक्वेक ओवर 5 रिक्टर स्केल वाले जो होते हैं अर्थक्वेक्स, वो उसकी वजह से कई डैमेज हो सकते हैं, चीज़ें गिर जाती है। 6 और 7 जो मैग्नीट्यूड वाले अर्थक्वेक्स हैं उनको मेजर अर्थक्वेक्स में माना जाता है, वो उसको बड़े अर्थक्वेक्स में उसकी काउंटिंग होती है। नाउ अर्थक्वेक प्रिपरेशंस को हम देखेंगे। वेयर टू टेक शेल्टर ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। अर्थक्वेक अगर आता है तो हमको कहाँ जाके छुपना चाहिए। तो सबसे सेफ स्पॉट होता है किचन का काउंटर, टेबल या डेस्क के अंदर, कॉर्नर अगेंस्ट एन आउटसाइड कॉर्नर, और वॉल के कॉर्नर साइड में। फायर प्लेस से दूर रहना है। चिमनीज, विंडोज़, मिरर्स जो गिर के टूट के अपने ऊपर गिर सकते हैं, उनसे दूर रहना है। बी प्रिपेयर्ड, स्पेयर अवेयरनेस अमंग द फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड फेस एनी डिज़ास्टर कॉन्फिडेंटली। अगर कोई डिज़ास्टर आता है तो कॉन्फिडेंटली उसको हैंडल करना चाहिए, उसमें घबराना नहीं चाहिए। द लैंडस्केप इज़ बीइंग कंटिन्यूसली वॉर्न अवे बाय 2 प्रोसेसेस। जो हमारी ज़मीन है वो ख़राब होते जाती है, पुरानी होती जाती है 2 प्रोसेस से, एक वेदरिंग एंड इरोजन। Now, what is weathering? Weathering is the breaking up of the rocks on the earth's surface। ज़मीन पे जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं उनके टूटने को weathering बोलते हैं। Erosion is the wearing away of the landscape by different agents like water, wind and ice। Erosion यानी ज़मीन का टूट के बिखरना, किसी भी जगह का हवा की वजह से, पानी की वजह से, बर्फ़ की वजह से। The eroded material is carried away or transported by water and wind। और ये जो टूटा बिखरा मटेरियल है वो हवा या पानी की वजह से एक दूसरी जगह पे कैरी किया जाता है, और जहाँ वो दूसरी जगह हवा लेके जाती है, हवा अपने साथ तो लेके कैरी नहीं करेगी, वो कहीं ना कहीं जाकर उसको छोड़ देती है। तो जहाँ उस इरोशनल मटेरियल को जाके हवा छोड़ देगी वहाँ पे कोई चीज़ नई बन जाएगी, तो उसको बोलेंगे डिपोजिशनल वर्क या डिपोजिशन। और ये जो प्रोसेस ऑफ इरोजन और डिपोजिशन है उसकी वजह से नए नए लैंडफॉर्म्स यानी चट्टानें, पहाड़ें, मैदानी इलाके, ड्यून्स वगैरह सब जो है अलग अलग वो सब बनते रहते हैं। इरोजन और डिपोजिशन की वजह से ही अर्थ सरफेस पे नए नए लैंडफॉर्म्स बनते हैं। नाउ वर्क ऑफ ए रिवर।
द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड्स द लैंडस्केप। पानी जब पहाड़ से गिरता है या किसी भी जगह से गिरता है तो अपने साथ वहाँ की ज़मीन को भी तोड़ता हुआ अपने साथ लेके आता है। व्हेन द रिवर टम्बल्स एट स्टीप एंगल ओवर वेरी हार्ड रॉक और डाउन अ स्टीप वैली साइड इट फॉर्म्स द वाटरफॉल। अगर पानी जो है ऐसे बड़े उतार से नीचे उतरता है तो उसको बोलते हैं वाटरफॉल का बनना। और ये जब वाटरफॉल बनता है, किसी स्टीप रास्ते से अगर वाटरफॉल बनता है तो अपने साथ भी बहुत सारी चीज़ें लेके, हार्ड रॉक से भी अगर क्रॉस करता है तो रॉक को धीरे धीरे कमज़ोर करता जाता है। जैसे यहाँ पे एक हार्ड रॉक दी हुई है और उसके साथ सॉफ्टर रॉक अंडरकट, और सॉफ्टर रॉक्स को अंडरकट करते हुए पानी के पावर से वो चीज़ें कट होके आगे जाती हैं। एज द रिवर एंटर्स द प्लेन, जैसे ही ज़मीन प्लेन में आती है तो कभी भी ज़मीन ऐसे सीधा नहीं चलती। पानी कभी भी ज़मीन पे ऐसे सीधा नहीं चलता। पानी जो है वो इस तरीके से ज़मीन पे मूव करता है जिस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है, ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरीके से पानी ज़मीन के सरफेस पे मूव करता है। एज द रिवर एंटर्स द प्लेन इट ट्विस्ट एंड टर्न, इसको बोलते हैं पलटना, टर्न करना और बड़े बड़े बेंड्स बनाना, इसको बोलते हैं मेंडर्स। ड्यू टू कंटिन्यूस इरोजन और डिपोजिशन की वजह से अलॉन्ग द साइड ऑफ द मेंडर द एंड ऑफ द मेंडर लूप कम क्लोज एंड क्लोज। कई बार क्या होता है, ये जो है ये लूप्स जो होते हैं वो ऐसे साथ में आने लगते हैं एकदम। ऐसे लूप जब साथ में आ जाते हैं तो बीच की एक एरिया जो होती है, अब जैसे इसको अगर मैं एग्जांपल देके प्रॉपरली समझाऊं तो ये इस तरीके से बह रही है। फिर क्या होता है, ज़्यादा पानी आ गया, अगर नदी में ज़्यादा पानी आ गया तो अब नदी ऐसे बहने लगेगी, बड़ी नदी बन गई, यानी ये पूरा नदी बह रही है। तो ये कैसे आपस में क्लोज आ गए। फिर क्या हुआ, पानी कम आया, तो पानी कम आया तो नदी ऐसे बही छोटे से सरफेस से, तो ये जो है लेक ऐसे साइड से कट गई, तो इसको बोलते हैं ऑक्सबो लेक। जैसे यहाँ पे एक आपके बुक में भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये इस तरीके से ये जो है ऑक्सबो लेक बन गई है, क्योंकि नदी ने अपना रास्ता इस तरफ कर दिया। पहले नदी ज़्यादा पानी की वजह से ऐसे बह रही थी, अब क्या हुआ, नदी ऐसे बहने लगी, पर ये पानी और यहाँ पे बीच में पत्थर डिपॉजिट हो गए, तो ये इस जगह पे एक लेक बन गई जिसको हम बोलेंगे ऑक्सबो लेक। नाउ एट द टाइम ऑफ द रिवर overflows its banks, this lead to the flooding of the neighboring area. At times the river overflow its banks, this lead to the flooding of the neighboring area. कई बार क्या होता है, रिवर अपने किनारे को क्रॉस कर देती है ज़्यादा पानी होने की वजह से और वो फ्लड आ जाता है, बाढ़ आ जाती है। अपने साथ फ्लड जो होती है कई फाइन सॉइल, पतली पतली हल्की मिट्टी लेके आती है और अदर मटेरियल्स लेके आती है। उन मटेरियल्स को सेडिमेंट्स बोलते हैं, वो धीरे धीरे किनारे पे छोड़ते जाती है। दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन, यानी नदी में बाढ़ जब आ जाती है तो वो ज़मीनी इलाके पे नदी फैल जाती है, फिर बाद में पानी तो वापस जाता है पर वो उपजाऊ ज़मीन वहीं पे डिपॉजिट हो जाती है, नदी के साथ आई हुई उपजाऊ मट्टी वहीं डिपॉजिट हो जाती है, इसको फ्लड प्लेन बोलते हैं। द रेस्ड बैंक्स आर कॉल्ड लीव्स, अगर नदी के किनारों को हम ऊपर लंबा करके रखते हैं तो उसको लीव्स बोलते हैं। एज द रिवर अप्रोचेस द सी, जैसे ही नदी समुद्र के किनारे पे पहुंचती है उसकी स्पीड काफ़ी कम हो जाती है और नदी छोटी छोटी स्ट्रीम्स में टूट के समुद्र में गिरती है, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। बड़ी नदी में जब छोटी नदियाँ जुड़ती है उसको बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। एक बड़ी नदी टूट के जब छोटी छोटी नदियों में कन्वर्ट होकर समुद्र में जाके मिलती है तो उसको डिस्ट्रीब्यूटरीज बोला जाता है। द रिवर बिकम्स सो स्लो, और इतनी स्लो हो जाती है रिवर उस वक्त कि अपने साथ लाए हुए सारी मिट्टी को, लोड को वहीं जमा कर देती है और वो ज़मीन काफ़ी उपजाऊ होती है, तो उस डिस्ट्रीब्यूटरी के मुंह पे बहुत बड़ी एरिया में उपजाऊ एरिया हो जाती है। द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट, जो माउथ ऑफ द रिवर के उधर, द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट फ्रॉम ऑल द माउथ्स, और जहाँ से भी नदी समुद्र में गिरती है उसको बोलते हैं माउथ।
तो हर जगह पे माउथ के सामने बहुत सारी फर्टाइल ज़मीन तैयार हो जाती है और वो एरिया बहुत उपजाऊ और अलग अलग टाइप के प्लांट्स, एनिमल्स, पशु पक्षी वहाँ रहने लगते हैं, उसको बोलते हैं डेल्टा। वैसे ही हमारे देश का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा, जो कि गंगा नदी जब बे ऑफ बंगाल में गिरती है उस जगह बनता है। नाउ वर्क ऑफ सी वेव्स, समुद्र की लहरें बहुत तेज चलते हुए उसके आजू बाजू के पहाड़ों से टकराती है, तो वो पहाड़ों को टकराती है तो उनको वो इरोड कर देती है, वहाँ से पत्थर टूटने लगते हैं। इरोजन और डिपोजिशन जब समुद्र की लहरों से वजह से होता है तो समुद्र के किनारे अलग अलग लैंडफॉर्म्स बन जाते हैं। तो हम इरोजन और डिपोजिशन और कोस्टल लैंडफॉर्म्स को पढ़ेंगे। द सी वेव कंटिन्यूसली रॉक्स पे टकराते हैं और रॉक्स में धीरे धीरे क्रैक्स हो जाते हैं। टाइम बीतते बीतते वो क्रैक्स और बड़े हो जाते हैं और कई बार वहाँ पे केव्स बन जाते हैं और उनको हम बोलते हैं सी केव्स। इस तरीके से सी केव्स आप इस फोटो में भी देख सकते हो, यहाँ पे है सी केव, यानी ये बड़ी पहाड़ है, दिस इज़ अ माउंटेन। यहाँ पे नदी का पानी टकरा टकरा के ऐसे शेड बना दिया है, इसको हम बोलते हैं सी केव। नाउ एज दीज सी केव्स जो हैं, as these cavities becomes bigger and bigger, only the roof of the cave remain and it is called the sea arc। अब इस आर्क को भी मैं दिखाती हूँ, इस आप ही के फोटो में दिए हुए हैं। यहाँ पे पहले केव रही होगी, इस केव ने इतना पानी इधर से उधर किया कि बीच में से समुद्र का पानी आने जाने लगा, एक आर्क बन गई, पूरा छेद आर पार बन गया, तो इसको बोलते हैं सी आर्क। Further erosion breaks the roof and only the walls are left and these walls are called stacks। अब ये जो further erosion हुआ, अब यहाँ पे अगर मैं इधर एग्जांपल लेती हूँ तो पहले यहाँ पे केव हुआ होगा, पहले यहाँ केव बना होगा, फिर यहाँ टूट के आर्क, ये आर्क इतनी बड़ी होती गई कि एक बड़ी चट्टान से छोटी चट्टान अलग हो गई। तो ये जो स्ट्रक्चर बन गया बिल्कुल सिर्फ सिंगल ऐसे वेव बनाओ दीवार बन के खड़ी है जो समुद्र में, इसको बोलते हैं स्टैक्स। तो पहले सी केव बनती है, फिर सी आर्क और बाद में सी स्टैक्स। ये जो स्टैक्स जो हैं, द स्टीप रॉकी कोस्ट अराइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव द सी वाटर इज कॉल्ड द सी क्लिफ। अब अगर ये जो समुद्र है, ये जो एरिया है, यहाँ से अगर मैं आगे बताऊं तो यहाँ पूरा पहाड़ होगा आगे भी, ये तो कुछ हिस्से इरोजन से बन गए हैं। तो ये जो ऐसे पहाड़ी स्ट्रक्चर है जो समुद्र के सामने है, जिसके अंदर ये सब बना है, उसको बोलते हैं सी क्लिफ। सी क्लिफ क्या होता है? समुद्र के सामने का पहाड़ जिसमें अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स बनते हैं। इतना एरिया तो यहाँ पे जो है वो अलग होके बाजू हो गया है यहाँ पे इरोजनल वर्क की वजह से, पर ये तो आगे पहाड़ पूरा कंटिन्यू है ना। ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं सी क्लिफ। नाउ द सी वेव्स डिपॉजिट द सेडिमेंट्स अलोंग द शोर एंड फॉर्मिंग द बीचेस। अभी जो समुद्र की लहरें हैं वो अपने साथ रेत, इन चट्टानों की रेत जो है वो समुद्र के किनारे पे लेके आती है, इसलिए वहाँ पे बीचेस बन जाते हैं जहाँ पे पूरी रेत होती है। ना आगे हम पढ़ेंगे द वर्क ऑफ आइस, बर्फ़ कैसे अपना सेडिमेंट का काम, इरोजन और डिपोजिशन का काम करती है। द ग्लेशियर्स आर द रिवर्स ऑफ आइस। ग्लेशियर क्या होता है? बर्फ़ की नदियाँ जो कि बहती हैं लेकिन बहुत स्लो, विच टू इरोड, लेकिन अपने साथ वो काफ़ी भारी होती है बर्फ़, अपने साथ काफ़ी सॉलिड को और स्टोन्स को, बड़ी बड़ी रॉक्स को भी लेके कैरी करती हैं, बिल्कुल नीचे गिरा देती हैं पहाड़ों से। द ग्लेशियर्स कार्व आउट डीप हॉलो देयर। ग्लेशियर्स की वजह से बड़े बड़े छेद बन जाते हैं। एज द आइस मेल्ट, जैसे जिस टाइम पे बर्फ़ पिघलती है और पानी में कन्वर्ट होती है, तो कई जगह से पत्थर उठा के वो कई ब्यूटीफुल लेक्स और माउंटेन्स तक बन जाते हैं। कई बार ग्लेशियर्स अपने साथ इतने पत्थर और रॉक्स लेके आते हैं कि वो जब पानी बनता है तो पत्थर और रॉक तो पानी की जैसे नहीं चलेंगे, वो तो एक जगह पे रुक जाएंगे, तो वहाँ माउंटेन्स बन जाते हैं। और जिधर से ये पत्थर और रॉक्स लेके चलती हैं उस एरिया पे बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं जहाँ पे लेक्स बन जाते हैं।
The material carried by the glaciers such as rocks big and small. ग्लेशियर्स अपने साथ बड़ी चट्टानें, छोटी चट्टानें, सैंड, रेती, स्लिट, कचरा, मट्टी सब लेके चलती हैं और जहाँ पे वो डिपॉजिट करती हैं इस कचरे, उस रॉक्स को, उसको ग्लेशियर मोरेन्स बोला जाता है। ग्लेशियर्स अपने साथ मट्टी, पत्थर, रॉक्स लेके कैरी करती हैं, उनको ग्लेशियर मोरेन्स बोला जाता। Now a work of wind, an active agent, सबसे ज़्यादा एक्टिव एजेंट जो है वो है हवा, जो कि इरोजन और डिपोजिशन करती है। पर हवा किस जगह पे इरोजन डिपोजिशन करती है? डेजर्ट्स में। डेजर्ट्स में तुम रॉक्स के शेप को देखोगे, द शेप ऑफ द डेजर्ट्स, जो रॉक के शेप दिखेंगे वो मशरूम शेप के दिखते हैं। मशरूम का मतलब समझता है? ऊपर बहुत बिग, नीचे से ऐसे पतले से। इस तरीके की रॉक्स वहाँ दिखाई देती हैं ज़मीन पे, ऊपर बड़ा सरफेस और नीचे पूरा ऐसे छेद जैसा सरफेस, उसको बोलते हैं मशरूम शेप्ड। इसको मशरूम रॉक्स बोला जाता है। विंड्स रोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक देन द अपर पार्ट। हवा निचले सरफेस, चट्टान के निचले सरफ पे इरोजन करती है, उसको तोड़ देती है, अपर सरफेस पे बहुत कम। ऐसी रॉक्स के नैरो बेस होते हैं और टॉप काफ़ी फैले हुए रहते हैं। और दीज व्हेन द विंड ब्लोज, जब हवा तेज चलती है वो अपने साथ सैंड को लेके एक जगह से दूसरी जगह पटक देती है, उठाती है सैंड को, दूसरी जगह रख देती है। व्हेन इट स्टॉप्स, फिर तेज़ हवा जब चलना बंद करती है तो वो जो सैंड है जो हवा में उड़ रही थी वो एक जगह गिर जाती है और वहाँ पे छोटी सी हिल बन जाती है। इन स्ट्रक्चर्स को सैंड ड्यून्स बोला जाता है। जब सैंड की पार्टिकल्स बहुत पतले और लाइट होते हैं वो हवा के साथ बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं और फिर जब ऐसे लैंड्स किसी जगह पे डिपॉजिट होते हैं, इट इज़ कॉल्ड द लोएस। एंड द लार्ज डिपॉजिट ऑफ द लोएस जो है वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं चाइना में। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हुआ।